दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों यूजीसी नेट जून 2023 शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है हमारे यहाँ पर, तो आपको पता है एजुकेशन चल रहा है यानी शिक्षा शास्त्र। अब इस एजुकेशन सब्जेक्ट से संबंधित हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट पढ़ रहे हैं। अब यूजीसी नेट जो हमारे इस वाले चैप्टर में चल रहा है, यूजीसी नेट जो चल रहा है हमारा, यानी आपको दिखाई भी नहीं दे रहा हो तो मैं यहां पर एक बार और लिख देता हूं, शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र से संबंधित इस वाले चैनल पे आपको यूजीसी नेट और जीआरएफ की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने स्टार्ट किया था रिसर्च वाले पार्ट से। रिसर्च को पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है और परिकल्पना को कंप्लीट कर लिया है। सैंपल को पढ़ रहे हैं, सैंपल में हमने पॉपुलेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया है, यानी जनसंख्या को पूरा कंप्लीट कर लिया है, और जनसंख्या में हमने प्रकार को भी कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद हम सैंपल पाए तो सैंपल में हमने यहाँ पर दो प्रकार के सैंपल आपको पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था संभाव्य न्यायदर्श और एक पढ़ाया था असंभाव्य न्यायदर्श। इससे पहली वाली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको संभाव्य न्यायदर्श को पूरा डिटेल में बता दिया कि संभाव्य न्यायदर्श क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दिया था कि संभाव्य न्यायदर्श वो होता है जिस न्यायदर्श में प्रत्येक व्यक्ति के शामिल होने की पूरी संभावना होती है। यानी जिस शोध को मैं करूंगा उस शोध में से जिस सैंपल को लूंगा तो उसमें से प्रत्येक व्यक्ति का शामिल करने की जो पूरी तरह से गुंजाइश है उसको हमने बताया था संभाव्य न्यायदर्श, यानी प्रोबेबिलिटी। और आपको मैंने ये भी बताया कि संभावना का स्थान किस न्यायदर्श में होता है, तो आपको बता देना संभाव्य न्यायदर्श का संभावना का स्थान। अगर आपसे ये पूछे संभावना का कोई स्थान किस में नहीं होता तो आपको बता देना असंभाव्य न्यायदर्श में। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये होती है कि असंभाव्य न्यायदर्श जो होता है वो सबसे ज्यादा बल किस पर देता है, तो मैंने आपको ये वाली बात बताई कि असंभाव्य न्यायदर्श जो है वो सबसे ज्यादा बल किस पर देता है, पक्षपात पर देता है। क्योंकि संभाव्य न्यायदर्श ये कहता है कि मेरे सामने जितनी भी संख्या बैठी हुई उन जनसंख्या में से मैं किसी भी व्यक्ति को ले सकता हूं। लेकिन असंभाव्य न्यायदर्श ये कहता है कि मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसको लूंगा, आपकी कोई पाबंदी नहीं है, आप चाहे कितने भी टैलेंट हो कितने भी पैसे वाले हो, लेकिन मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसी को लूंगा। क्योंकि उसमें किसकी भावना पाई जाती है, पक्षपात की भावना पाई जाती है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात एक ये और होगी कि जो संभाव्य न्यायदर्श जो है, असंभाव्य न्यायदर्श है, इसका जो मुख्य रूप से जो कार्य या विशेषता है या उसकी जो विशेषता है ये थोड़ी हमें यहां पर समझनी पड़ेंगी कि असंभाव्य न्यायदर्श की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, वो थोड़ा समझेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं असंभाव्य न्यायदर्श के प्रकार कितने। तो मैंने आपको इसके प्रकार 8 बता दिए। एक होता आकस्मिक न्यायदर्श, एक होता सोद्देश न्यायदर्श, एक होता कोटा न्यायदर्श, एक होता निर्णीत न्यायदर्श और एक होता हिमकंदुक। और सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है ये दोस्तों 5 है। जब भी क्वेश्चन पुटअप होता है, अगर डिटेल में क्वेश्चन पुटअप होगा तो आपको इन 5 से होगा, आकस्मिक, सोद्देश, कोटा, निर्णीत और हिमकंदुक। बाकी इनसे क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा। इनसे क्वेश्चन पुटअप ये हो रहा है कि ये किस न्यायदर्श के अंतर्गत आएंगे, तो आपको बता देना असंभाव्य न्यायदर्श के अंतर्गत आएंगे। बाकी ये 8 के 8 न्यायदर्श असंभाव्य न्यायदर्श के अंतर्गत आते हैं। और असंभाव्य न्यायदर्श वो न्यायदर्श होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के शामिल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई भी गुंजाइश नहीं है कि मेरे सामने अगर 1000 व्यक्ति बैठे तो 1000 के 1000 को शामिल कर लूंगा, नहीं। अगर मुझे लगता है कि मेरे न्यायदर्श को 1000 में से एक व्यक्ति पूरा कर सकता है तो मेरा मन है मैं एक ही लूंगा, क्योंकि इसमें संभावना की कोई गुंजाइश नहीं, प्रोबेबिलिटी कोई है ही नहीं। क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आ सकता और किसी के दिमाग में ये वाली बात कभी न बैठे कि मेरा भी नंबर आ सकता, नहीं। नंबर उसी का आएगा जो असंभाव्य न्यायदर्श को, जिस शोधकर्ता को प्रयोग कर रहा है, यानी जो शोधकर्ता असंभाव्य न्यायदर्श को प्रयोग कर रहा है और उसके मन में जो डाटा कलेक्ट हो रहा है, यानी जो व्यक्तियों को लेना है वो उसी व्यक्ति को लेगा। क्योंकि उसे पता है किसकी भावना पाई जा रही है, पक्षपात की भावना पाई जा रही है। जिस व्यक्ति ने मुझे 1 लाख रुपए दिए मैं उस व्यक्ति को रिजल्ट में दूंगा ना, जिस व्यक्ति ने मुझे 2 लाख दिए मैं उसको दूंगा ना, जिस व्यक्ति की योग्यता बिल्कुल हाई लेवल की लेकिन उसने सारा पेपर हल किया लेकिन मेरा मन नहीं है उसको रिजल्ट देने का, तो मैं क्यों दूंगा? क्योंकि यहां पर भावना किसकी पाई जा रही है, पक्षपात की पाई जा रही है। मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है, जिस न्यायदर्श में शोधकर्ता की मर्जी चले डाटा को कलेक्ट करने की, सैंपल को लेने की, वो कौन सा न्यायदर्श कहलाता है, असंभाव्य न्यायदर्श कहलाता है। पहला मैंने आपको बताया कि आकस्मिक न्यायदर्श क्या होता है। तो आकस्मिक न्यायदर्श में आपको एक बात ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये संबंधित किससे होता है, ये जीव संख्या से संबंधित होता है। दूसरी बात आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आकस्मिक न्यायदर्श में वो कौन सा न्यायदर्श में जिसमें डाटा
आसानी से उपलब्ध हो जाए, यानी जहां पर हमें सैंपल लेना हो वहां पर सैंपल हमें आसानी से मिल जाए, वो कौन सा न्यायादर्श कहलाता है? वो आपको बताना आकस्मिक न्यायादर्श होता है, यानी जिसमें डाटा आसानी से उपलब्ध हो जाए। बस आपको ये वाली बात याद रखनी है। तो हमें कौन सा न्यायादर्श कहलाएगा? आकस्मिक न्यायादर्श कहलाएगा। मान लीजिए हमें व्यक्तियों की राय जाननी है, हमें व्यक्तियों की राय जाननी है, बच्चों की रुचियों को जानना है, तो हम क्यों ना किसी एक डिग्री कॉलेज में चले जाते हैं। किसी डिग्री कॉलेज में चले जाएंगे तो वहां पर हमें बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे और आसानी से उनके बारे में हमें डाटा मिल जाएगा। अगर मुझसे ये बोला गया कि 18 से लेकर 30 वर्ष तक के बालकों की रुचियों, योग्यता और ज्ञान को जानना है, तो हम एक डिग्री कॉलेज में चले जाएंगे। उस डिग्री कॉलेज में विभिन्न रुचियों, विभिन्न योग्यताओं और विभिन्न आदर्श और मूल्यों के जो व्यक्ति मिलते हैं, हम उनको देख लेंगे और वहां से उनके बारे में डाटा कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन मुझे जो अच्छे बच्चे लगेंगे मैं उन्हीं को लूंगा ना, मैं क्यों सारे बच्चों को लूँ? मैंने मान लीजिए डिग्री कॉलेज में कितने बच्चे हैं, वहां पर डिग्री कॉलेज मान लीजिए 2000 बच्चे हैं। उस 2000 में से मैंने 20 बच्चों को पकड़ा जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे थे। उन 20 बच्चों का डाटा कलेक्ट करके इन 2000 बच्चों को रिप्रेजेंट कर दिया। कौन सा न्यायादर्श कहलाता? आकस्मिक न्यायादर्श कहलाता। यानी समझने वाली बात दोस्तों यहाँ पर ये कि वह न्यायादर्श जिसमें डाटा यानी जिसमें आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, वो कौन सा न्यायादर्श कहलाता है? वो हमारा कहलाता है आकस्मिक न्यायादर्श। दूसरे न्यायादर्श की हम बात करें, स्वदेश न्यायादर्श। अब यहां पर क्या होता है कि इस न्यायादर्श में शोधकर्ता जीव संख्या से इकाइयों से समूह का चयन करता है और इस बात का ध्यान रखता है कि चुना गया न्यायादर्श संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यानी यहां पर समझने वाली बात ये वाली बात होती है दोस्तों कि जब स्वदेश न्यायादर्श होगा तो जो शोध कार्य कर रहा होगा, जो शोधकर्ता जो शोध कार्य कर रहा है, वो जो शोधकर्ता वो अपने उद्देश्य को बनाएगा। यानी मुझे समस्या बहुत सारी दी गई है, लेकिन मुझे जो समस्या अच्छी मिलेगी मैं उस समस्या को लूंगा और उस समस्या को लूंगा जिसके डाटा मेरे आसपास ही हो। मैंने समस्या ले ली कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में बीए के छात्र छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में अंतर जानना है। यानी गर्ल्स और बॉयज जो बीए के स्टूडेंट हैं, उन दोनों की जो शैक्षिक उपलब्धि है उनमें जो डिफरेंस है उसको मुझे जानना है। तो मेरे पास एक डिग्री कॉलेज है, उसमें मैं चला गया, वहां से डाटा कलेक्ट कर लिया, समूह बना लिए, बीए के गर्ल्स के इधर बना लिए, बॉयज के इधर बना लिए, उनमें से डाटा कलेक्ट कर लिया। यानी एक शोधकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार जिन इकाइयों को, जिन समूहों को परिभाषित करता है और उन समूह और इकाइयों में से डाटा कलेक्ट करता है, वो कौन सा कहलाता है? स्वदेश न्यायादर्श। ये कभी कभी आ सकता है, 30 से 40% आ सकता है, 70 से 80% या 90% में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होता है इससे होता है और एक इससे होता है। क्योंकि आकस्मिक न्यायादर्श का जब भी क्वेश्चन पुटअप होगा तो आपसे ये वाली बात पूछेगा कि जिसमें डाटा आसानी से उपलब्ध हो जाए, ये वाली बात ठीक है। लेकिन कोटा न्यायादर्श क्या होता है? इसको हम अंश न्यायादर्श के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो मेन क्वेश्चन पुटअप होता है, क्योंकि आपसे अगर पूछे इसको किस और नाम से जाना है तो आपको बताया अंश न्यायादर्श यानी छोटा समूह होता है। लेकिन कोटा न्यायादर्श को हम क्रमबद्ध न्यायादर्श के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रोबेबिलिटी थी यानी संभाव्य न्यायादर्श में मैंने क्रमबद्ध और स्तरीकृत जो न्यायादर्श पढ़ाया था उसका सुधरा हुआ रूप किसको माना गया है? मैंने आपको बता दिया कोटा न्यायादर्श को। जो मैंने आपको बताया क्रमबद्ध न्यायादर्श का सुधरा हुआ रूप है। और इससे क्वेश्चन एक बार, कई बार नहीं, 1 2 बार 3 4 बार कितनी बार पुटअप हो चुका है कि निम्नलिखित में से किस न्यायादर्श को क्रमबद्ध न्यायादर्श से जोड़कर सीखा जा सकता है? तो कोटा न्यायादर्श को। कोटा न्यायादर्श को किसका सुधरा हुआ रूप माना जा सकता है? तो आपको बता देना क्रमबद्ध न्यायादर्श का। लेकिन इन दोनों में जो अंतर होगा सिर्फ इकाइयों के चयन में होगा, इकाइयों के चयन में। अब यहां पर बात एक तो ये समझ लेनी है कि इन दोनों में एक ही शब्द ये वाला होगा कि जब भी इन दोनों से डाटा लिया जाएगा तो हमारी जनसंख्या कैसी होगी? विषम जातीय। या दूसरा मैंने एक और शब्द लिखा था विजातीय। जब जनसंख्या विषम जाति होगी या विजाती होगी, उन दोनों से संबंधित जो भी कार्य होगा वो कोटा न्यायादर्श या क्रमबद्ध या स्तरीकृत न्यायादर्श की बात होगी। यानी क्रमबद्ध और स्तरीकृत न्यायादर्श या कोटा न्यायादर्श, इन दोनों से जो डाटा लिया जाएगा वहां पर जनसंख्या कैसी होगी? वहां पर जनसंख्या विषम जाति और विजाती होगी। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछे क्रमबद्ध किसका सुधरा हुआ रूप है या क्रमबद्ध का सुधरा हुआ रूप कौन सा है? तो आपको बता देना कोटा न्यायादर्श। क्योंकि यहां पर समझने वाली बात ये होती है दोस्तों कि एक तरह से ये दोनों भाई भाई हो सकते हैं, क्रमबद्ध न्यायादर्श। अब आपसे ये पूछेगा इसमें से बड़ा भाई कौन सा है, तो इसको हम बड़ा भाई मान लेंगे और इसको हम छोटा भाई मान लेंगे। क्लियर बात है?
अब बात यहां पर ये होती है कि इन दोनों में जो अंतर होगा सिर्फ इकाइयों के चयन में होगा। अब इकाइयों के चयन की बात यहां पर एक आपको समझनी होगी, क्योंकि संभाव्य न्यायादर्श में जब विषम जातीय जनसंख्या होगी तो जितने भी लोग हैं उन सब लोगों की संभावना है उसमें आने की, लेकिन असंभाव्य न्यायादर्श में ऐसा नहीं होगा। मुझे जो अच्छे लगेंगे मैं उन्हीं को डाटा कलेक्ट करूंगा, मैं बाकी सबको नहीं ले रहा। अगर मेरे पास 500 लोग हैं और असंभाव्य न्यायादर्श का प्रयोग किया है तो 500 लोगों की चयन में शामिल होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन असंभाव्य न्यायादर्श में मैंने मान लिया 500 लोगों में से 5 लोग जो मेरे सगे संबंधी हैं मैं उन्हीं का लूंगा, तो दोनों के इकाइयों में चयन में अंतर है। वो वाला पूर्ण रूप से सारे बच्चों को सम्मिलित कर रहा है, सारे व्यक्तियों को सम्मिलित कर रहा है, लेकिन असंभाव्य न्यायादर्श उसने पहले बोल दिया कि मैं 500 में से 5 लोग उन लोगों को लूंगा जो मेरे सगे संबंधी होते हैं। क्लियर बात है, ये बात पूरा समझ में आ गई। अब उसके बाद निर्णित आते कि यानी आपको यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि जब शोधकर्ता अपने किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जो मेरा मेन उद्देश्य है, जो शोधकर्ता किसी विशेष उद्देश्य के लिए अपनी स्वनिर्मित इकाइयों के लिए, यानी ऐसा न्यायादर्श जिसमें एक व्यक्ति यानी एक शोधकर्ता अपने स्वनिर्मित यानी मैंने जो उद्देश्य बनाया उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपने समूह के आधार पर डाटा को कलेक्ट करता हूं, वो कौन सा न्यायादर्श कहलाता है? निर्णित न्यायादर्श कहलाता है। यानी आपको यहां पर कौन सा शब्द याद रखना है? विशेष उद्देश्य के लिए। कौन सा विशेष उद्देश्य होगा? तो आपको बता देना शोधकर्ता का। जब शोधकर्ता किसी अपने विशेष उद्देश्य के लिए डाटा कलेक्ट करता है, सैंपल को लेता है, तो किस न्यायादर्श का प्रयोग करेगा? तो आपको बता देना निर्णित न्यायादर्श का। देखो मैं चारों को फिर भी क्लियर बता दूंगा। अगर आपसे ये पूछे असंभाव्य न्यायादर्श में वो कौन सी सैंपल है जिसमें शोधकर्ता अपने किसी विशेष उद्देश्य के लिए सैंपल को प्रयोग करता है, तो आपको बता देना निर्णित न्यायादर्श। वो कौन सा सैंपल है असंभाव्य न्यायादर्श में जिसमें डाटा आसानी से उपलब्ध हो जाता है? आकस्मिक न्यायादर्श। वो कौन सा न्यायादर्श है जिसमें शोध्य यानी इस बात का चयन करता है, यानी जो भी मैंने डाटा लिया वो सारा पूर्ण से हो जाता है, ये कभी कभी आता है। अगर कोटा न्यायादर्श की बात करता हूं, वो कौन सा न्यायादर्श है जो क्रमबद्ध इस तरीके से न्यायादर्श का सुधरा हुआ रूप होता है और दोनों में जो जनसंख्या पाई जाती है वो विषम जाति बेजातीय पाई जाती है, वो कैसे कहलाता है? और निर्णित न्यायादर्श क्या होता है? अपने शोधकर्ता की बात होती है। लेकिन जब हम हेमकंदक को, इसका दूसरा नाम होता है स्नोबॉल, इसका दूसरा नाम क्या होता है? स्नोबॉल। समझ लें। अब इसका जो मेन कारण है यहां पर आपको एक बात तो ये ध्यान रखना है कि इस न्यायादर्श में व्यक्तियों के किस संबंध को ध्यान में रखा जाता है? अनौपचारिक संबंध को ध्यान में रखा जाता है। अनौपचारिक संबंध वो संबंध होता है जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है। पहली बात तो क्लियर हो गई। स्नोबॉल या हिमकंदक न्यायादर्श का प्रयोग व्यक्तियों के अनौपचारिक संबंध को ध्यान में रखकर किया जाता है, लेकिन यहां पर यह वाली बात होती है कि इसमें जो साथी समूह है उनको पहचानने की बात होती है कि मैंने जो व्यक्ति अपने सैंपल में लिए हैं वो व्यक्ति किस किस व्यक्ति से मिलने और किन किन व्यक्तियों से उनके संबंध हैं, और वो अपने साथियों को पहचाने कि उनकी जो राय है, उनकी जो विचार है किन किन व्यक्तियों से मिलने हैं। और यहाँ पर अगर समझने वाली बात ये हो जाती है कि स्नोबॉल को, हिमकंदक को, सिर्फ इसका जो मुख्य आधार है वो आप सिर्फ एक बता देना, सामाजिक अंतःक्रिया। यानी सामाजिक अंतःक्रिया, यानी जब विचारों का आदान प्रदान होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा तो समाज का निर्माण होगा। जब समाज का निर्माण होगा तो समाज को हमने कौन सा साधन माना है? एक अनौपचारिक साधन माना है। कौन सा माना है? अनौपचारिक साधन माना है। और हिमकंदक पूर्ण रूप से किस साधन पर बल देता है? अनौपचारिक संबंधों पर बल देता है। ये डिटेल में पूछा जाए। अब यहां पर थोड़ा हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहली विशेषता की बात यहां पर हम करेंगे दोस्तों ये वाली कि जो न्यायादर्श है उसका आंकड़े या डाटा आसानी से मिल जाते हैं। दूसरा, समय की बचत होती है। तीसरा, पूर्ण स्वतंत्रता होती है। परिणामों में जोखिम नहीं होता। और अधिक शुद्ध परिणाम होता है।
ये सारी की सारी विशेषता किस में होती है? हमारी असंभाव्य न्यायदर्श में होती है। पहले मैंने लिखा है कि न्यायदर्श में आंकड़े या डाटा आसानी से मिल जाते हैं, तो मैंने आपको वो पहला वाला बता दिया कि आकस्मिक न्यायदर्श वाला होता है। दूसरा वाला मैंने आपको बताया समय की बचत हो। समय की बचत का इसका मतलब ये होता है, देखो मान लीजिए ये इस पे बल दे रहा है, किस पे बल दे रहा है? पक्षपात पे। मेरे सामने कितने लोग हैं? मान लीजिए मेरे सामने है 100 लोग हैं। अब 100 लोग में से मुझसे ये वाली बात बोली कि 100 लोग में से आपको 5 लोगों को लेना है। कितने लोगों को लेना? 5 लोगों को लेना। जो 5 लोग हैं वो हमारी क्या होगी? सैंपल होगी। क्या होगी? हमारी सैंपल होगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि 100 लोग हैं जो जब ये इसका न्यायदर्श का प्रयोग करेंगे तो सारे लोगों को टेस्ट करके देखेंगे। लेकिन जब हम इसका न्यायदर्श करते तो मैं तो पहले बोल दूंगा ना कि मेरे जो सगे साथी संबंधी होंगे, मैंने पहले से अपने दिमाग में फिट कर रखा है ना कि मुझे 5 लोग कौन से बुलाने हैं, तो मैं सारे लोगों को क्यों बुलाऊंगा? मैं तो 5 लोग जो मेरे अच्छे हैं, जो मेरे सगे संबंधी, उसको बुला लूंगा। पक्षपाती जो करना है मेरे को, मुझे किसी से अच्छा नहीं बनना, मुझे पक्षपाती करना। जब पक्षपात करेंगे तो वो कौन सा न्यायदर्श कहलाएगा? संभाव्य न्यायदर्श कहलाएगा। पूर्ण स्वतंत्रता, मेरे पे किसी का बंधन नहीं है, मेरा मन जो करेगा मैं उन व्यक्तियों को अपने सैंपल में शामिल करूंगा। दूसरा, परिणामों में जोखिम नहीं हो। तो जोखिम क्यों होगा भैया? मैं पहले वाले का डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, फिर लास्ट वाले का डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों करूँ मैं? मुझे 100 लोगों में से जो 5 लोग सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सुंदर और सुटेबल लगेंगे, मैं उनको ले लेता हूँ, बाकी पूरा हो जाएगा। भाई परिणाम जोखिम क्यों होगा? उन 100 लोगों में से जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं मैं उनको पकड़ूंगा ना, मैं सारे लोगों को क्यों पकड़ूँ? क्योंकि मुझे पक्षपाती करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना, ये जब भी कार्य होगा ये पक्षपात से होगा। और अधिक शुद्ध परिणाम होगा। शुद्ध परिणाम का मतलब ये होगा जो सबसे ज़्यादा वेरी वेरी स्मार्ट लोग हैं मैं उन्हीं को लूँगा, अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा वो आएगा। ये हमारा क्या है? असंभाव्य न्यायदर्श है। क्लियर दोस्तों? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन पर आए। यूजीसी नेट की एजुकेशन सब्जेक्ट की सीरीज चल रही है। रिसर्च खत्म कर दिया, हाइपोथेसिस खत्म कर दिया, सैंपल खत्म कर दिया, पॉपुलेशन खत्म कर दिया। कल जो हम पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे समस्या क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है, समस्या कहाँ कहाँ से ली जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और कमेंट जरूर करके जाएं। धन्यवाद।